हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। काफ़ी दिन हो गए थे लेक्चर डाले हुए कोई भी, बट कुछ इमरजेंसीज थी, कुछ एजेंसी थी काम की, तो इसी वजह से मैं शायद नहीं डाल पाया, टाइम नहीं लग पाया मुझे। बट होता रहता है कभी कभी लाइफ में ऐसा भी। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था और आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे करने के, वो सब आपने अच्छे से कर लिए होंगे। तो जो टॉपिक कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ भी गए होंगे। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है, हम उसे ही नया चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करेंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट करवाएंगे। तो भैया, पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जो हर पूरी 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 केमिस्ट्री में काम आता है, हर जगह काम आता है, जिसमें पढ़े हुए कंसेप्ट आपको हर जगह यूज होते हैं, आने भी चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंटली जहां भी आप जाओगे, 12th पढ़ रहे हो, 12th के बाद पढ़ रहे हो, 11th में आगे चैप्टर्स जो आएंगे आपके, सभी में इस चैप्टर का जो मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ, इसका बहुत यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, उस चैप्टर का नाम आपका है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कुछ बुक्स में सिर्फ इसका नाम केमिकल बॉन्डिंग है, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरा नाम इसका अगर हम चैप्टर का रखें तो वो होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल सही नाम है। तो यही चैप्टर को हम पढ़ेंगे। आपकी बुक्स में इस चैप्टर का नाम जो नंबर है, वो चैप्टर नंबर आपका 4th है। आप सोच रहे होंगे सर पहले 3rd चैप्टर करवाएंगे। 3rd चैप्टर भी करेंगे हम। 3rd चैप्टर तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है भाई, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर चैप्टर के वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाएं, या मैं कोशिश करूंगा कि लंबे वीडियो बना लूं ताकि थोड़े टाइम में निकल जाए, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, पेशेंस रखिएगा अच्छे से, और जितना भी आपको पढ़ाया जाए वो क्लियर कीजिएगा साथ के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएंगे भाई, बहुत डाउट्स आपके मन में आएंगे, बहुत सारे एक्सेप्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो टॉपिक्स के साथ साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से इसको आज आप समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे नेचर के अंदर, हमारे आसपास जितने भी केमिकल्स हैं, उन मोस्टली केमिकल्स में क्या होता है, मोस्टली केमिकल जो आपके हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में है ना, जिसमें आपके एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और जुड़ने के बाद किसी किसी में 2 एटम जुड़े हुए हैं, किसी में 3 एटम जुड़े हुए हैं, किसी में 4 एटम जुड़े हुए हैं। हमने बोला है ना, हमको क्या बोलते हैं, हम उसको मोलिक्यूल बोलते हैं ना। तो 2 एटम्स जो जुड़ रहे हैं, वो जुड़ने से क्या बना रहे हैं, वो जुड़ने से मोलिक्यूल बना रहे हैं। 2 एटम जो आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो वो एक मोलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, अब वो मोलिक्यूल बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अराइज होने चाहिए। उनमें से 2-4 क्वेश्चन जो है वो कॉमन से क्वेश्चन है, जो हर बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि एटम्स आपस में कंबाइन हो क्यों रहे हैं। पहली बात तो इस बात का आंसर ही हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना है, इस चैप्टर में ढूंढना है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। दूसरी बात, चलो एटम्स कंबाइन हो गए, एटम्स कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल ही क्यों बना रहे हैं, और एक फॉर्मूला फिक्स क्यों है उसका। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा तो एटम्स के मास की जो रेशियो रहेगी वो फिक्स रहेगी, एटम में कंबाइन होने की रेशियो फिक्स रहेगी। तो क्यों रहेगी, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे भी, कोई एटम फिक्स ही क्यों रहता है मॉलिक्यूल के एटम बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा, फिर हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी के बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल कर सकते हैं, किसी कंपाउंड को हम स्टेबल कर सकते हैं, क्या रीजंस स्टेबिलिटी के हो सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पहले तो सीखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटम जो है, कुछ एटम जो है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक O2 N2 इस तरह के मॉलिक्यूल्स, या फिर डिफरेंट एटम्स हो गए जैसे CH4 CO2 इस तरह के मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एटम्स जो आपके हैं वो जब कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन क्यों हो रहे हैं, वाई दे आर कंबाइनिंग, ठीक है ना, वो कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं। उसके बाद हम फिर फर्दर आगे जो दूसरे क्वेश्चन है उसके आंसर भी धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे, लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, वाई एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, चाहे वो सेम एटम्स हो चाहे वो डिफरेंट एटम्स हो। क्लियर? तो चलिए इसको हम आज समझते हैं, और आज हम शुरू करते हैं अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, सभी एटम्स अगर आपके पास आ रहे हैं, तो एटम पास आने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी किसी तरह का फोर्स उनके बीच में लग रहा है,
जो फोर्स क्या कर रहा है, जो फोर्स उनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो वो जो फोर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट, एक दूसरे को लगा रहे हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए एटम्स को, उस फोर्स को ही नाम दिया गया था बॉन्ड। ओके, हम यहाँ पे बात करेंगे भी एटम्स की। दो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट करते हैं वो आपको मैं स्टेट ऑफ मैटर में बता चुका हूं, जिनको हम वैंडरवाल फोर्स बोलते थे या डिस्पर्सन फोर्स बोलते थे, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते थे। यहां बात हो रही है एटम्स के बीच में, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स बने कैसे हैं, एटम के जुड़ने से बने हैं। तो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, वो जो दो एटम्स आपके हैं, वो दो एटम्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा जो उनको क्या रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, और उस वजह से ही मॉलिक्यूल बनता है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में लग रहा है या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में लग रहा है, बेसिकली दो एटम में लगेगा ना, जैसे एक एटम हो गया, की हो गया, फिर इसी का इसका भी लगा हुआ है, इसी का इसका भी लगा हुआ है, तो दो एटम ही हो गए ना एक बार में। तो दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ए बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ओके, समझ में आ गई बात ये वाली, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में लग रहा है। सबसे पहले देखिए चैप्टर पढ़ना तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बनता है या कोई कंपाउंड बनता है, उसको हम बोल रहे हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। तो मैं यहां से आपको स्टार्ट ही यहीं से करवा रहा हूं कि डेफिनेशन क्या होगी केमिकल बॉन्ड की। व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स या दैट एग्जिस्ट between the two or more atoms, between the two or more atoms। किस लिए? to help them together and form a स्टेबल मोलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ गई बात ये वाली कि दो एटम मेरे पास है, मान लीजिए ये एक आपका एटम ए है, ये कोई आपका एटम बी है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और एक स्टेबल सा मोलिक्यूल बना रहे हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं हो सकता भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही होना जरूरी है, तभी वो पास पास रहेंगे ना। जैसे आपके और आपके दोस्त के बीच में दोस्ती जो है वो एक तरह का बॉन्ड है ना, तो वो दोस्ती वाला बॉन्ड हो गया ना, फ्रेंडशिप बॉन्ड हो गया, तो वो फ्रेंडशिप बॉन्ड हो गया। ये केमिकल बॉन्ड है जो केमिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने आज डेफिनेशन सीख ली। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरी केमिस्ट्री का। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन इसमें से आते हैं करने को। चलिए जी, तो आपने केमिकल बॉन्ड तो समझ लिया। अब बात आती है केमिकल बॉन्ड कितनी तरह के हो सकते हैं जो दो एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। हमने ये देखा है भाई, सारे कंपाउंड एक जैसे नहीं है, सबका नेचर अलग अलग होता है, एटम्स अलग अलग होते हैं, तो उस बेस पर बॉन्ड भी उनके बीच में अलग अलग तरह का बनेगा। अब आपकी बॉन्डिंग सबके साथ एक जैसी नहीं हो सकती ना। आपके आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ जो बॉन्डिंग है वो अलग होगी, ठीक है ना। आपकी मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग कुछ अलग तरह की होगी, फादर के साथ कुछ अलग तरह की होगी, सिस्टर के साथ कुछ अलग तरह की होगी, टीचर के साथ कुछ अलग तरह की बॉन्डिंग होगी। तो जिस तरह का नेचर अलग अलग पर्संस का है, उस तरह की बॉन्डिंग भी बदलती रहती है। आपकी सेम एज का आपका फ्रेंड है तो उससे बॉन्डिंग आपकी कुछ अलग ही है, उससे आप सारी बातें शेयर कर लेते हो, किसी भी तरह की बात हो वो आप शेयर कर लेते हो। फ्रेंड्स के उसके अलावा अगर आप मदर या फादर आपके पेरेंट्स आपके, उससे आप वो बातें शेयर करते हो जो आपके लिए जरूरी है। सारी बातें उनसे आप शायद शेयर ना करते हो, आज तो फिर बच्चे करने लगे, बट पहले शायद बच्चे नहीं करते थे, ठीक है ना। तो टीचर के साथ है, टीचर के साथ अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी बातें रिलेटेड कर लेते हो, शेयर कर लेते हो कि सर मुझे यहाँ इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ वैसे होता है, या मैं यहाँ गया था घूमने, या मैं वहाँ गया था घूमने, ये खाया था पिया था हमने, वो सब बातें भी आप कर लेते हो। तो जैसे जैसे पर्सन चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपकी उनके साथ बॉन्डिंग भी चेंज हो रही है। किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के साथ बहुत वीक है, बॉन्डिंग का नेचर भी अलग अलग है ना। वही बात यहाँ है, जैसे कि एटम बदल रहे हैं, अलग अलग एटम्स होते हैं, तो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्डिंग भी अलग अलग तरह की होती है। किसी में किसी तरह की बॉन्डिंग है, किसी में किसी तरह की बॉन्डिंग है। तो वही उसी बेस पर क्या कह रहे हैं, उसी बेस पर हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड कई तरह के
हो सकते हैं दो एटम्स के बीच में, ठीक है। तो उसी को मैं बोल रहा हूं कि केमिकल बॉन्ड जो है वो बेसिकली चार तरह के होते हैं, बेसिकली चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो बॉन्ड हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम सीखेंगे, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आपने आयनिक कंपाउंड के बारे में सुना होगा 10th क्लास के अंदर कि सर आयनिक कंपाउंड कोई चीज होती थी, NaCl, KCl, है ना। तो उनमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उन कंपाउंड्स में, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हम अब इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, किन सिचुएशंस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे हम, ठीक है ना। क्या ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड। आपने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में भी सुना होगा शायद 10th क्लास के अंदर। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते थे आपके, मेनली आपने उन्हीं के बारे में सुना होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ते थे आप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब चीजें, उनमें जो बॉन्ड हम सुनते थे वो कोवलेंट बॉन्ड सुनते थे। तो उसी बेस पर देखिए सेकंड टाइप का बॉन्ड हो गया कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से एक बिल्कुल नई तरह का बॉन्ड आप सुनोगे जो शायद आपने अभी तक 10th क्लास तक नहीं सुना होगा कहीं पे भी, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो हम सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ सकते हैं उसको, या कुछ टीचर्स जो है कुछ लिटरेचर्स में इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड बॉन्ड होता है जो हमें पढ़ना है। और लास्ट जो आपको पढ़ना होता है भाई, वो आपको पढ़ना होता है मेटालिक बॉन्ड, जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं हम, बहुत सिंपल सी डिस्कशन इसके बारे में थोड़ी बहुत ही होगी, ज्यादा बॉन्ड ये पढ़ने लायक है भी नहीं कुछ खास इसमें, तो इसके बारे में हम बहुत ही कम पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड के बारे में। ये कहीं कहीं यूज होता है आपका, मेटल्स में खासकर यूज होता है, तो इसलिए हम सिर्फ उसको मेटल्स में ही पढ़ते हैं। ये चार तरह के बॉन्ड आपने होते हैं। इसकी तरह एक, इसके अलावा एक बॉन्ड आपने और सुना होगा शायद, सुना है कि नहीं सुना? मैं लिख देता हूं नाम उसका, ये तो सुना होगा ना, जेम्स बॉन्ड, है ना। ये एक बॉन्ड तो है, बट ये बॉन्ड हमारे किसी काम का नहीं फिलहाल तो, जेम्स बॉन्ड, है ना। बॉन्ड देखिए कितने तरह करते हैं, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो कोई आयनिक बॉन्ड से पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो क्या कहेगा? बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना। जैसे बोलता था कि माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह से तो ये चार तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं जो दो एटम्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही है भाई, एटम्स की बात हो रही है कि दो एटम्स के बीच में जो है वो ये चार तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, किन सिचुएशंस में बनते हैं और कब नहीं बनेंगे, ये बात भी हम जान लेंगे। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है बनने के बॉन्ड इनके, तो भी देखेंगे हम, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में अब तक आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके अलावा टाइप ऑफ बॉन्ड भी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसको साफ करते हैं और फिर आगे आपका टॉपिक जो है आज वो स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके बाद बारी आती है ये समझने की कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड क्यों बन रहा है, ठीक है। एक तो हमने ये समझ लिया कि बॉन्ड कैसे बनता है वो बाद की बात है, लेकिन पहले बात आती है बॉन्ड क्यों बन रहा है। क्यों बनना बहुत जरूरी है भाई, समझना बहुत जरूरी है कि पहले बॉन्ड बन ही क्यों रहा है। कैसे बन रहा है वो तो बाद की बात है ना, देखने की कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, लेकिन सबसे पहले क्यों बनाया, हम बॉन्ड बनाए क्यों दो एटम्स के बीच में, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे कि कोज क्या है बॉन्ड बनने का, ठीक है। कोज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कोज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि केमिकल बॉन्ड का कोज क्या है। बहुत आसान सा पॉइंट है, कुछ खास इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है ये। देखिए नेचर में कोई भी चीज हो वो स्टेबल होना चाहिए, है ना। नेचर में कोई भी चीज हो वो स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल होने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, स्टेबल होने के लिए उसे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसे कम करना पड़ता है। जितना किसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा, और जितना वो उस पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता रहेगा उतना ही वो स्टेबल होता रहेगा। इसका मतलब कि अगर किसी भी चीज को स्टेबल होना है तो उसे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी वो स्टेबल रहेगा। यही बात अप्लाई होती है एटम्स के ऊपर भी भाई। तो एटम्स के पास अगर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो जब दो एटम्स आपस में पास पास आ रहे हैं तो पास पास आने के दौरान वो अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देते हैं, और क्योंकि वो अपने अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देते हैं तो इस वजह से दोनों क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। लेकिन वो अपनी एनर्जी तभी लूज कर सकते हैं भाई जब वो दोनों दूसरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अगर उनके बीच का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया,
तो अलग हो गए, तो वापिस से वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्टेबल होने के लिए ही बॉन्ड बना रहे हैं, और स्टेबल होने का मतलब है कि उनके पास एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। जितनी एनर्जी कम होती जाएगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो केमिकल बॉन्ड होने का कोज क्या है? स्टेबल होना। और स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी एनर्जी को मिनिमम करना पड़ेगा। इसको मैं कंसेप्ट से समझाता हूँ क्यों। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई आइटम है, ठीक है, ये कोई दूसरा आइटम है, ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस है भाई, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए मान लीजिए इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट होती है भाई, ये बात पहले ही समझ लीजिए, अभी बता रहा हूं। किसी भी आइटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की ही इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है प्रॉपरली, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, होता क्या है होता ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। सेम बात यहां पर होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, यहां पर हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, करेगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है, कर सकता है ना। अब कहने की बात यहां पर ये हो रही है कि अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए दोनों तरह के फोर्स यहां पे काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम कर रहा है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी अपनी एनर्जी को लूज करना चाहते हैं, और अपनी अपनी एनर्जी को लूज करने के लिए वो स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबल होने के बाद वो क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर बन रहा है एटम के जुड़ने से, तो वो एटम जुड़ रहे हैं अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, और उनकी एनर्जी कम तब होगी जब दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन के या तो इक्वल हो, कम से कम इक्वल तो हो, या उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो इसका कोज क्या आ गया हमारे पास? कोज आ गया टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है, टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, उसके पास क्या होना चाहिए? इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी कब होती है? मिनिमम एनर्जी तब होगी जब दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन से दो एटम्स के बीच में। तो इस सिचुएशन पर हम बोल सकते हैं कि भाई केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो केमिकल बॉन्ड बनने का रीजन, कोज आपको शायद अब समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्यों हम दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड को बनाते हैं या कोई भी बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये था इसका कोज कि किस वजह से बॉन्ड आपका बनेगा। इसको करते हैं साफ, और थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए भाई, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को समझने के लिए, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को समझाने के लिए कि बॉन्ड क्यों बन रहा है, आपको अलग अलग थ्योरी दी गई, अलग अलग कंसेप्ट दिए गए, बहुत सारे कंसेप्ट आपको दिए गए थे। बट ज्यादातर उसमें से कंसेप्ट नहीं पढ़े जाते हैं, सिर्फ 3-4 कंसेप्ट ही ऐसे हैं जो पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। वही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वही मोस्टली एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको किसी भी एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग की। ओके, तो वही थ्योरीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि थ्योरी कौन कौन सी थी आपकी। इसके अलावा फिर थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ कंसेप्ट और भी होते हैं थ्योरी के अंदर ही जो यूज किए जाते हैं, वो कंसेप्ट भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो 4 कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। मैं पहले 4 थ्योरी बता रहा हूँ जो आपको केमिकल बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन देती है कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, क्यों बनेगा और कैसे बनेगा। क्यों तो ऐसे हम समझ सकते क्यों बनेगा, लेकिन वो क्यों का रीजन भी एक्चुअली में अलग 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 तरीके से दिया। सबका घूम फिर के तो यही आ रहा था कि एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, बट रास्ते अलग अलग थे, ठीक है। तो क्यों दिया और कैसे बनेगा, उन सब के बारे में 4 थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है। तो इस चैप्टर में आपको 4 थ्योरी कौन कौन सी पढ़नी है, उन थ्योरीज के नाम जो है वो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहली जो थ्योरी आपकी है दैट इज लुईस ऑक्टेट थ्योरी। यही सबसे पहली और सबसे बेसिक थ्योरी है भाई जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज लुईस ऑक्टेट थ्योरी, या लुईस ऑक्टेट रूल भी बोल देते हैं इसको, हम नॉर्मली ऑक्टेट रूल भी बोल देते हैं इसको, हम ऑक्टेट रूल है आपका ये। एक तो हम ये सीखेंगे, इसके बाद सेकंड हम सीखेंगे फिर
जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी से आपको पक्का क्वेश्चन मिलता है, एक तो 101% इस थ्योरी से क्वेश्चन मिलता है। तो इस थ्योरी को हम हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां से आप कोई भी एग्जाम दीजिए, नीट में दीजिए, जेई में दीजिए, स्कूल एग्जाम दीजिए, हर हर जगह आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। और 12th में भी इस थ्योरी का बहुत यूज होता है भाई, तो इस थ्योरी को बहुत ध्यान से समझिएगा जब आपको समझाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई। इसने आपको बहुत सी चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया वाली बताई, जो थ्योरी, जो बातें आपको लुईस ऑक्टेट थ्योरी या वेस्पर थ्योरी नहीं बता पाई थी, उन बातों के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये इस वजह से होता होगा, ठीक है। और लास्ट जो आप पढ़ोगे भाई चैप्टर बिल्कुल जब एंड में हम आ जाएंगे, तो आप पढ़ोगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यही इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी है, जो फाइनली हमें मॉलिक्यूल बनने की तरफ एक्सप्लेनेशन देती है कि मॉलिक्यूल बनेगा कैसे प्रॉपरली, क्या रीजन देती है, वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे देती है, ठीक है। तो ये 4 थ्योरी है जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा अबाउट द लुईस ऑक्टेट थ्योरी, और उसके बाद हम बाकी थ्योरी के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए जो मैंने आपको बॉन्ड वाला कंसेप्ट दिया है ना, वो उसको इसको समझने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुइस और लैंगमियर ने कंसेप्ट दिया था हमें बॉन्डिंग का ही। उसने कहा था कि जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड, जो मैंने आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बताए हैं एक्चुअल में, वो उन्हीं उसी थ्योरी पे बेस है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है। उसी पे आ रहा था कि बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को अगर दे दे तो वहां बॉन्ड बन सकता है। दो एटम अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं दूसरे के साथ तो बॉन्ड बन सकता है, या एक एटम ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी एटम के साथ तो भी बॉन्ड बन सकता है। तो शेयरिंग है या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लूज गेन है, उससे बॉन्ड बनता है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे चैप्टर में। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी को, या इसको सिंपली अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में कहूं दैट इज ऑक्टेट रूल। ये हमारे चैप्टर का सबसे पहला बेसिक सा रूल है, लेकिन इसको समझने के लिए भैया पहले आपको दो कुछ पॉइंट सीखने पड़ेंगे। शायद आपने 9th में सीखे भी होंगे। उसको बोलते हैं लुईस सिंबल। इस रूल को समझने के लिए पहले आपको लुईस सिंबल को समझना जरूरी है भाई। तो आज मैं आपको पहले लुईस सिंबल के बारे में ही समझाऊंगा कि लुईस सिंबल क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के, ठीक है। तो हम लुईस सिंबल की बात पहले आज करेंगे। तो लुईस सिंबल क्या होते हैं भाई, किसी भी एलिमेंट का सिंबल और साथ में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको दिखाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं लुईस सिंबल। दोबारा समझ लीजिए भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं या हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम का सिंबल होता है H, है ना। और इसके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने होते हैं अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद दिलाए तो कैसे देखते थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के तरीके दो होते हैं, 10th के बेस पर, एक 11th के बेस पर। आपको देखना हो तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते थे, लास्ट शेल में, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे। जैसे अब इसका एक ही शेल होता है 1, और 1s1 लिखते थे हम 11th के अकॉर्डिंगली। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका आएगा दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका सिंबल क्या बनेगा, इसका सिंबल बनेगा H डॉट। हमें डॉट दिखानी है, ठीक है। इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। लुईस सिंबल जो आते हैं उनको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसको नाम जो है वो दे सकते हो। चलिए, अच्छा मैं आपको दो चीज साथ में सिखा रहा हूँ एक तो लुईस सिंबल सिखा रहा हूँ और एक आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना सिखा रहा हूँ कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम सोडियम की बात करते हैं भाई, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 8 1। अगर इस हिसाब से देखना है तो यहाँ पर लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है।
अगर आपको नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखना है, ओरिजिनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लास्ट शेल कौन सा है? 3, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इसका मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 हो गया। ठीक है। अगर मैं आपको मान लीजिए स्कैंडियम की बात करता, किसकी बात करता? स्कैंडियम की करता, कॉपर की करता, कार्बन की करता, नाइट्रोजन की करता, कोई भी होता, इस नाइट्रोजन करते हैं हम। तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2, 2p3। अब इसमें लास्ट में, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस हो सकते हैं? देखिए लास्ट शेल कौन सा है? शेल 2, ये भी 2। तो इस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 3, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो बिल्कुल जो लास्ट शेल होता है, उसमें सब शेल नहीं देखना है आपको, शेल देखना है कि सेकंड शेल ये है हमारा, ये भी सेकंड ही है। तो सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है। अगर हम 10th वाले तरीके से देखते थे कि 2 और 5, तो देखो वही 5 आता है ना। तो ये तरीका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने का। तो अब सिंबल कैसे बनाओगे? सोडियम का बनाना है आपको, तो सोडियम का सिंबल ये हो गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो हम 5 दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4। पहले तो इस तरीके से बनाना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ लगा दिया। अब जो 5वां बच गया, उसको आप इन चारों में से किसी के साथ भी लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने यहां लगा लिया, यहां लगा दिया ऊपर, यहीं से स्टार्ट किया तो वापस यहीं आ गए। तो ये आपका लुईस सिंबल हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है। ये बॉक्स नहीं बनाना, भी तो मैंने वैसे समझाने के लिए बनाया। किसी भी बना सकते हो, किसी का भी। कैल्शियम ले लीजिए, 2, 8, 8 और 2। अब ये कैसे आया? आपको मैंने बताया था भाई, 2, 8, 2 क्यों होता है, 2, 8, 10 क्यों नहीं होता है, हाँ। तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कैल्शियम का कितना सिंबल क्या आएगा? Ca। और एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिया आपने, एक यहां दिखा दिया आपने। ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम का लुईस सिंबल आ गया। तो किसी भी आइटम का, किसी भी एलिमेंट का लुईस सिंबल दिखाने का तरीका जो है वो ये होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका जो है वो ये होता है। और ये आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए भाई, अब ये ऑक्टेट रूल हमें क्या कहता है? सिंबल तो हमने सीख लिया बनाने। अब ये हम ऑक्टेट रूल को पढ़ सकते हैं। मैं आपको आज पूरा तो नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करवा रहा हूँ बस, बाकी हम कल ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ऑक्टेट रूल हमें ये कहता है, ये थ्योरी हमें कहती है कि कोई भी एटम हुआ, एनी एटम, कोई भी एटम, वो किसी दूसरे एटम से बॉन्ड तब बनाएगा अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट अगर करना है, तो अब ये ऑक्टेट क्या होता है भाई? ऑक्टेट मतलब होता है 8, कि उसके शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे वो लेके हो किसी एटम से या किसी एटम को देकर हो, बस होने 8 चाहिए। तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो इसने कहा कि वही एटम्स, सिर्फ वही एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कहने से मतलब ये है कि उसमें हो सकता है 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। कम हो तो ज्यादा करेगा उसको, ज्यादा है तो कम करेगा उसको। और अगर हाइड्रोजन वाला केस है भाई, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। हाइड्रोजन वाले केस में वो आपका डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट कौन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। लेकिन अगर बाकी एटम्स की बात करेंगे तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बोतोसांथेसिस का आज एक, बाकी हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे Na पॉजिटिव, Na है भाई, तो Na के पास 2, 8 और 1, तो लास्ट में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और हम क्लोरीन की बात करें तो 2, 8 और 7, तो इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो इसके पास तो लास्ट में कितने बच गए? 2 और 8 खाली हो गया, तो लास्ट में इसके पास 8 हो गए, तो ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। एक्स्ट्रा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 मिल गया, तो इसके पास भी लास्ट में कितने हो गए? 8। इसका मतलब दोनों आपस में क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। क्योंकि सोडियम के पास अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो Cn एक्टिव हो गया, तो बॉन्ड कैसा बन गया? NaCl बन गया कंपाउंड हमारा। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आओ, सर क्लोरीन ने ही इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? 7 इलेक्ट्रॉन ही थे इसके पास, तो ये भी तो वापस कर सकता था, 7 के साथ निकाल भी सकता था इसको। तो वो सब क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, प्रॉपर्ली हम करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए कैमवेदा के साथ, जुड़े रहिए इसके साथ। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कीजिए भाई। आपके आते नहीं है कमेंट, और लाइक्स भी बहुत कम आते हैं।
देख जाते हो वीडियो को, लेकिन कुछ कहते नहीं हो। तो बाय करते हैं कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।